इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे विस्तार से। तो एक हेडिंग बनाते हैं, दिव्यांग या निःशक्त, अक्षम, है ना। शॉर्ट फॉर्म में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम लोग PWD लिखते हैं। रोड वाला नहीं समझ लेना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं। पहले तो दिव्यांगता का आशय, इसकी क्या परिभाषा है संक्षेप में। दूसरा, दिव्यांगता से संबंधित प्रमुख तथ्य, दिव्यांगता के कारण दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं। सब बताएंगे स्वामी जी, धैर्य रखिए। ठीक है, धैर्य रखिए। ठीक है मीनाक्षी, तथास्तु, है ना, भगवान करे ऐसा ही हो। जर्नी मेरा पल्लवी जानकर क्या करोगी, क्लास बता देंगे थोड़ा बहुत। पुराने बच्चों से लगभग मुझे लगता है IR की क्लास 32-33 क्लास IR मैंने लिया, सबसे ज्यादा लेंदी। सोसाइटी की भी 22-23 क्लासेस हुई, अब इसकी भी लगभग 14-15 क्लासेस होंगी, है ना। लगभग आपसे एक लंबा समय तक जो है जुड़ा रहा हूं। लास्ट क्लास में सब बता देंगे, चिंता ना करें, अभी पढ़ लीजिए अभी। दिव्यांगता के कारण इसकी श्रेणियां अलग अलग, कैटेगरीज। समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास, कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ, UN कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। कई अलग अलग छिटपुट अब हुए हैं प्रयास, उसके बारे में भी चर्चा थोड़ी बहुत। दिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, इंचियन स्ट्रैटेजी। तो आप, इंचियन एक शहर का नाम है। रणनीति, SDG गोल नंबर 10, दिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ, है ना, डिसेबिलिटीज। इसको हिंदी में अगर लिखना है तो संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, व्यक्तियों के अधिकार अभिशमय सम्मेलन संधि, जो भी लिखना हो। कन्वेंशन तो समझते हो ना जी। सफल कहाँ है हम, असफल ही रहे। UPSC में 2-2 बार इंटरव्यू देकर नजदीक तक जाकर 6 नंबर 3 नंबर से बाहर, असफल ही है। वही तो सफलता के लिए इतना मेहनत कर रहे कि हमारे बच्चे सफल हो, जो काम हम नहीं कर पाए वो हमारी जो है हमारे ये क्लास के बच्चे करें। UPSC तो जो इच्छा थी वो धरी की धरी रह गई। राधे विकास गुप्ता, कुछ अपने ही प्रयास में कमी थी, ऐसा थोड़ी था कि UPSC ने मेरे साथ भेदभाव किया। कुछ काश कुछ और बेहतर रणनीति कर लेते, कुछ और बेहतर तैयारी कर लेते। देखो UPSC के बारे में ना ये चीज हमेशा, है ना, ध्यान रखना है। इतना मेहनत कर लो कि भविष्य में फिर आपको मलाल ना हो कि काश, ये जो काश शब्द है ना बड़ा चुभता है। काश क्लास में कमेंट कम कर किया होता और पढ़ाई पर। UN कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ PWD, पर्सन विद स्ट्रेटजी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, बता रहे, सब बता रहे। ये संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अभिशमय है, 2007 में UN के तत्वावधान में हुआ था। आगे चर्चा इसकी डिटेल से करेंगे, है ना। ये बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, बिवाको जापान के शहर का नाम है, जहां एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए दिव्यांगों से संबंधित कुछ रणनीति बनाई गई थी, जो हमारे भारत सरकार ने जिसको अडॉप्ट बहुत कुछ किया है ना। इंचियन, इंचियन साउथ कोरिया का एक शहर है, वहां पर भी दिव्यांगों के विकास के लिए एक रणनीति बनाई गई थी, है ना। और SDG आप सभी जानते ही हैं, सतत विकास लक्ष्य में गोल नंबर 10, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, है ना, असमानताओं को कम करना। उसमें अलग अलग प्रकार की सभी असमानताएं शामिल हैं। समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास, तो भारत सरकार का प्रयास
संवैधानिक व विधिक संस्थागत कार्यक्रम आधारित आदि अप्रोच दृष्टिकोण, अप्रोच कहें या दृष्टिकोण, कि इन सब टॉपिक में ऐसा नहीं कोई बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है ना। जब हम कहते हैं दिव्यांगता, दिव्यांग को पहले हम लोग विकलांग कहते थे, है ना। हमारे प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द को दिया है ना। एक्चुअली विकलांग हैंडीकैप्ड का ट्रांसलेशन है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, अक्षमता से युक्त व्यक्ति, ये ज्यादा है, सही है। हैंडीकैप का मतलब कि जो पहले जमाने में लोग भीख मांगने का कार्य करते थे, और यूरोप के देशों में अधिकतर लोग अपने कैप में भीख मांगते थे, वहां से वो टर्मिनोलॉजी आई हैंडीकैप्ड, मतलब भिक्षा मांगने वाले जो लोग अक्षम लोग हैं। तो वो थोड़ा वर्ड जो है डेरोगेटरी था, है ना, अपमानजनक। उसके स्थान पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है वो अच्छा है ना। और उसके स्थान पर दिव्यांग, ये भी वर्ड ठीक है ना। अभी भारत सरकार अपनी हर रिपोर्ट में विकलांग कम और दिव्यांग ज्यादा लिखती है, या निशक्त व्यक्ति लिखती है, अक्षम या निशक्त व्यक्ति। तो दिव्यांग किसको हम कहते हैं? बेसिकली दिव्यांगता एक ऐसी शारीरिक मानसिक अवस्था को बताता है जहां कोई व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में, सामान्य जीवन में अन्य व्यक्तियों की तुलना में कम भागीदार हो पाता है, यानी जिसकी सीमित भागीदारी हो जाती है शारीरिक अक्षमताओं के कारण, शरीर के स्तर पर, अंगों के स्तर पर विद्यमान अक्षमताओं के कारण, कमियों के कारण, है ना। यानी जो राधे विकास गुप्ता, बस करो अब तुम, है ना, अब बंद करो कमेंट, है ना, बहुत हो गया। तो जो दिव्यांगता है बेसिकली यह क्या बताता है? शारीरिक मानसिक अक्षमताओं को बताता है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में सामाजिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में सामान्य रूप से भागीदार नहीं हो पाता, यानी जिसके शरीर के स्तर पर, मानसिक संरचनाओं के स्तर पर, शरीर के अंगों के स्तर पर कमियां हैं। वैसे तो उम्र के साथ भी शरीर के अंगों की कार्य क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। जैसे आप देखिए 60 के बाद हमारे जो बुजुर्ग हैं, अधिकतर लोग की देखने की, सुनने की, चलने फिरने की क्षमता क्या है? सीमित हो जाती है। तो क्या जितने भी हैं सभी विकलांग की परिभाषा में आ जाएंगे? तो विकलांगता की परिभाषा को लेकर अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे भारत सरकार इसकी अलग परिभाषा रखती है ना। यानी कहती है कि विकलांगता का आशय इसकी परिभाषित विकलांगता 40% से कम ना हो, और जिसे चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा, है ना, जो है वह प्रमाणित किया गया। जैसे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अक्षमताएं होती हैं। अगर हम यूएनओ की बात माने, संयुक्त राष्ट्र संघ या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात माने, तो पूरे विश्व की आबादी का लगभग 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ पूरी दुनिया में क्या है? दिव्यांगता से पीड़ित है किसी न किसी रूप में। वैसे अगर अक्षमता की बात की जाए तो यह संख्या और भी हो सकती है। जैसे देखने की क्षमता एक सामान्य से औसत कई लोगों की कम होती है, कई लोग ग्लास लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, कई लोगों के मूवमेंट, अंगों के मूवमेंट भी क्या होते हैं? अन्यों की तुलना में कम होते हैं, है ना। यानी जो विकलांगता है वह उसकी एक परिभाषित कैटेगरी होती है कि कितना शरीर के अंगों के कार्य करने की क्षमता है, उससे कम या अधिक के आधार पर हम विकलांगता को या सामान्य व्यक्ति को डिफाइन करते हैं। और दुनिया के अधिकांश देशों में यही एक मानक है, यही एक तरीका है। तो जब हम दिव्यांग व्यक्ति की बात करते हैं तो दिव्यांग व्यक्ति से आशय किस व्यक्ति से है ना। तो वो व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं के कारण जिसकी भागीदारी सीमित है ना। तो थोड़ी सी इसकी परिभाषा पहले नोट करिए, है ना। लिखिए लिखिए, लिखो लिखो खान, लिखो पहले, लिखो विकलांगता से आशय। बता रहे, सब बता रहे, अभी सब लिखवाएंगे। लिखो साहिल, पहले लिखो। दिव्यांगता से आशय एक ऐसी शारीरिक व मानसिक अवस्था से है, एक ऐसी शारीरिक व मानसिक अवस्था या स्थिति से है जहां जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में, जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में सामाजिक जीवन में, सामान्य व्यक्ति की तुलना में सामाजिक जीवन में समान भागीदार नहीं हो पाता, समान रूप से भागीदार नहीं हो पाता। अर्थात शरीर के या मानसिक संरचना के स्तर पर विद्यमान, अर्थात शरीर एवं मानसिक संरचना के स्तर पर विद्यमान किसी भी प्रकार की कमी जिससे व्यक्ति की उत्पादकता एवं सामाजिक जीवन प्रभावित होती है, दिव्यांगता कहलाता है। व्यक्ति की उत्पादकता एवं सामाजिक जीवन प्रभावित होता है, दिव्यांगता कहलाता है। जैसे देखो भारत सरकार कुछ अलग परिभाषा रखती है और WHO इसको अलग रूप में देखता है। थोड़ा भारत सरकार के मुताबिक क्या है उसको नोट करते हैं। लिखिए, भारत सरकार के अनुसार दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति से आशय वैसे व्यक्ति से है जिसकी
परिभाषित विकलांगता 40% से कम न हो तथा जिसे चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यानी परिभाषित, कुछ परिभाषा रखा गया है शरीर के अंगों का, हर अंग के कार्य का, हाथ पैर का मूवमेंट कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट जो है 40% से अधिक है ना, कम नहीं होना चाहिए, तो हम उसको दिव्यांग के रूप में नहीं रखेंगे, है ना। जैसे आंखों के देखने की क्षमता है, सुनने की, चलने फिरने की, हर चीज की एक परिभाषित है स्थिति है कि इतना होना चाहिए, और अगर उससे कम है ना, तो वो व्यक्ति विकलांग के कैटेगरी में आएगा। क्योंकि सरकार दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजना, कार्यक्रम, उनके लिए कई प्रकार के कल्याणकारी उपाय कर रही है। वैसी स्थिति में विकलांग को परिभाषित करना और उसे चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है, ताकि हम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ या जो भी आरक्षण से संबंधित तमाम व्यवस्थाओं में उनकी क्या करें, उनको शामिल किया जाए, है ना। कोई कई बीमारियों के कारण भी, है ना, वो अभी आगे जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सामान्य तौर पर अक्षमता के 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन। पहला, व्यक्ति की शारीरिक संरचना एवं 40% से कम ना हो, यानी अधिक हो, जो लोग भी अधिक है वो सब आ जाएंगे, है ना। क्या लिख रहा था WHO के अनुसार विकलांगता के 3 आयाम है। तो पहला आयाम शारीरिक, व्यक्ति की शारीरिक संरचना एवं मानसिक संबंधित विकार, मस्तिष्क संबंधित, मानसिक नहीं, मस्तिष्क संबंधित विकार या मानसिक विकार भी लिख सकते हैं। दूसरा, कार्यकलाप सीमित होना, चलने फिरने के स्तर पर। तीसरा, कार्य करने सामाजिक जीवन की गतिविधियों में सीमित भागीदारी, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक जीवन की गतिविधियों में सीमित भागीदारी। जैसे अगर आप देखिए, भारत सरकार भी अलग अलग आधारों पर विकलांगों को परिभाषित करती है। विकलांगता की श्रेणी समझते हैं किनको किनको विकलांग में शामिल किया जाएगा। वैसे लोग जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, जो मानसिक अस्वस्थ हैं कई शरीर के अंग पर, तो जो विकलांगों से संबंधित भारत सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए 1995 में एक एक्ट बनाया गया था, PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। उसके तहत विकलांगता के 7 श्रेणियों को चिन्हित किया गया था। अब नया जो कानून आया है, इसने विकलांगता के 21 श्रेणियां बताई, 21 प्रकार के लोग विकलांग में शामिल होंगे। जब हम लोग एक्ट की चर्चा करेंगे तो वहां पर मिलेंगे, है ना। ये वहां पर कुछ फैक्ट एंड फिगर नोट करते हैं ताकि आप इसको समझ पाए। लिखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पूरी दुनिया में 1.3 बिलियन, ब्रैकेट में 130 करोड़, 1 बिलियन 100 करोड़, है ना, व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल हैं। जो विश्व की कुल आबादी का 16% है। कई प्रकार के विकलांगों के प्रकार अलग अलग होते हैं ना जी, वही श्रेणी है, कैटेगरी है। जो नया एक्ट आया है उसने क्या कहा, 21 प्रकार के लोग इसमें शामिल होंगे। जैसे आप देखिए, एसिड अटैक विक्टिम, जैसे कुछ महिलाओं के विरुद्ध एसिड अटैक के मामले। एसिड अटैक में क्या होता है, जो है टिश्यू बर्न हो जाता है, स्किन, कोई अंग गल जाता है। तो पहले दिव्यांगता की श्रेणी में एसिड अटैक विक्टिम को नहीं रखा जाता था। अब इनको रखने से क्या है कि उनके लिए कल्याण के लिए जो भी दिव्यांगों के लिए योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, जो भी उपबंध है, उनका लाभ उसे मिले, है ना। जैसे ड्वार्फिज्म, बौनापन, है ना, ये पहले शामिल नहीं था। कई लोगों की हाइट बहुत कम होती है ना। जैसे हीमोफीलिया एक डिजीज है जहां पर शरीर के किसी भी अंग के कटने से ब्लड नहीं रुकता है, तो हीमोफीलिया को भी उसमें रख दिया गया। अलग अलग 21 प्रकार बना दिया। एक एक प्रकार थोड़ी याद रखोगे कौन कौन प्रकार है ना। तो विकलांगता की अलग अलग श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं। मतलब जैसे कई लोग अंधे हैं, आंख से कम दिखाई पड़ती है, ना दिखाई पड़ती, कई लोग कम सुनते हैं या बिल्कुल ही नहीं सुनते, कई लोगों का चलने फिरने की बहुत सीमित क्रियाकलाप है, कई लोग हैं जो मानसिक, सेरेब्रल पल्सी, ऑटिज्म, कई अलग अलग बीमारियां हैं दुनिया में। तो अलग अलग श्रेणियां हैं। तो जो पहला कानून इससे पहले भारत सरकार ने पारित किया था 1995 में, विकलांगों से संबंधित कानून, वो कहता था 7 कैटेगरी है मोटे तौर पर, इन ब्रॉडर टर्म्स। अब जो है उस कैटेगरी को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। उससे हुआ क्या कि अधिक से अधिक लोग जो दिव्यांग में हैं वो इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे और सरकार की योजना, कार्यक्रम आदि का लाभ जो है उनसे ले पाएंगे। हाँ चलिए, तो दिव्यांग को लेकर भारत में इसकी संख्या, जैसे अगर हमारे पास 2021 का आंकड़ा तो आया नहीं है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दिव्यांगों की संख्या 2.68 करोड़, 2.68 करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का 2.21% है।
नई जनगणना में उम्मीद है कि हमारे यहाँ दिव्यांगों की संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास आएगी, है ना। तो एक भारत का भी डेटा लिख लीजिए। देखिए 2011 की, लिखो साहिल, पूछ रहे थे ना तुम, जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगों की आबादी 2.68 CR करोड़ थी, जो भारत की कुल आबादी का 2.21% थी। उम्मीद है कि नई जनगणना में, है ना, 40% कम समझ आया। समझ लो क्या है ना। जैसे मान लीजिए शरीर में हाथ के मूवमेंट का कैटेगराइज किया गया कि किसका हाथ का मूवमेंट कितना होगा, है ना। तो जैसे 100% नॉर्मल व्यक्ति का है, थोड़ा उससे कम भी 90% भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 50 भी। जिनका 40% से कम हाथ काम करता है, अभिषेक विश्वकर्मा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका हाथ काम नहीं कर पाता है ना, हाथ का मूवमेंट है। मूवमेंट को कौन डिफाइन, हम और आप थोड़ी करेंगे, चिकित्सा पदाधिकारी। अंगों का क्या, आंख के देखने की क्षमता कितना है, कितना धुंधला, कितना साफ नहीं, यही है कैटेगरी। तो जैसे हाथ का, एक नॉर्मल एग्जांपल से बता रहा हूं, परसेंटेज का मतलब हुआ एक सामान्य आदमी के हाथ के मूवमेंट की 100% है। थोड़ा किसी का हो सकता है, कोई चोट लग गया हो, कभी कुछ हो गया हो तो 90% हो गया हो, किसी को थोड़ा और समस्या हो 80 हो, किसी को और समस्या 70 हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो हाथ थोड़ा बहुत कम जो है। तो ऐसी स्थिति में यह गिरते गिरते कितना आ जाए, मान लीजिए 40 से कम आ गया, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, दिव्यांग की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। समझे 40% क्या हुआ, मतलब हर अंग की एक सुपरिभाषित लिमिटेशन है कि आंख से देखने की क्षमता कितनी कम से कम। ऐसा नहीं कि जिनको थोड़ा बहुत दिखाता है उनको आप थोड़ी अंधों की कैटेगरी में रख देंगे। कई लोग हैं जो ग्लास लगाते हैं, कई लोगों का लेंस आपने देखा होगा पावर क्या है, अधिक है। समझे, तो यही वो बता रहा है, सुपरिभाषित विकलांगता 40% से कम ना हो। कहने का मतलब एक नॉर्मल हाथ 100% काम करना चाहिए सामान्य व्यक्ति का, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन 40% ये कौन डिफाइन करता है, आपका चिकित्सीय बोर्ड, है ना। अगर उससे कम है तो आपको विकलांग की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का 42% है तो वो बॉर्डर लाइन पर है ना, हाइट में नहीं, हर चीज का कैटेगराइजेशन है। इतना पीएचडी क्यों करने लगते हो? यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि दिव्यांगता को कैसे परिभाषित किया जाता है ना। अब जिनका ऑपरेशन हुआ है, फंक्शनिंग पर इंपैक्ट है, तो उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, मे भी, है ना। तो भारत की जनगणना जो है वो नई जनगणना, ऐसा उम्मीद है कि अब जो है वर्तमान जनगणना में भारत में दिव्यांगों की आबादी 3 करोड़ के आसपास की है ना। हाँ चलिए, अब दिव्यांगता के कारण तेजी से बताइए फटाफट, आप सभी विद्वान हैं, बताइए दिव्यांगता के क्या कारण हो सकते हैं। सामान्य चर्चा, क्या क्या कारण हो सकता है दिव्यांगता के कारण। वंशानुगत समस्या के कारण भी, कई परिवारों की फैमिली हिस्ट्री, जीन संरचना के कारण भी, कई फैमिली हिस्ट्री है सिंड्रोम वगैरह के कारण। गर्भावस्था के दौरान बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं हो पाना, पोषक तत्वों का कम, हाँ बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान, है ना, पोषक तत्वों का अभाव, कोई असामान्य बीमारी, है ना, हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर, वही कह रहा था मैं, आनुवंशिक, है ना, हाँ बिल्कुल। और क्या कारण हो सकता है, एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का, कई सामान्य व्यक्ति भी दुर्घटना के कारण हाथ कट जाए, पैर कुछ अंग भंग हो जाए, है ना। हाँ तो जेनेटिक, हाँ प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है। और क्या कारण है विकलांगता का अगर हम कहें तो, जैसे रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण, है ना, कई बार आप कहते हैं ना रेडियोधर्मी विकिरण के कारण बहुत लोग अपंग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, हाँ दुर्घटना वगैरह, बिल्कुल। और क्या कारण है, कई शिशु के स्तर पर कोई मानसिक विकार हो जाए, कोई बीमारी वगैरह, है ना कई बार क्या होता है किसी रोग के कारण। हाँ तो बस कॉमन सी बात है, दिव्यांगता के कई कारण हैं, तो फटाफट 2-3 पॉइंट नोट करिए इसमें। हाँ लिखिए, दिव्यांगता के निम्न कारण है, पहला लिखिए जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवंशिकता, हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवंशिकता, हेरिडिटरी। लिखिए गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु के स्तर पर पोषक तत्वों का अभाव, हाँ टीकाकरण भी है, कई बार बीमारी, हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ गर्भस्थ शिशु के स्तर पर पोषक तत्वों का अभाव। देखिए रेडियोधर्मी विकिरण, हाँ जहरीली गैस आदि का रिसाव, बिल्कुल, भोपाल गैस के कारण कई लोग, हाँ जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया गया, कई जनरेशन वहां आज भी जो है दिव्यांगता के मामले देखे जाते हैं। तो रेडियोधर्मी विकिरण आप समझते ही हैं। देखिए एसिड अटैक, हाँ एसिड अटैक, देखिए बीमारी, बीमारी के परिणाम स्वरूप कई लोगों का आंख की रोशनी चली जाती है। दुर्घटना एवं अन्य परिस्थितिजन्य कारण, है ना, दुर्घटना एवं अन्य परिस्थितिजन्य कारण, हाँ टीकाकरण का अभाव काफी है। देखिए मानसिक विकार आदि, मानसिक विकार, है ना, आदि। तो ये सब आप बता सकते हैं तेजी से। चलिए थोड़ा सा इनकी समस्याएं, दिव्यांगों की समस्याएं, ज्यादातर सामाजिक समस्याओं से प्रश्न बनाएगा। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या समस्याएं हैं, पहला सामाजिक बहिष्करण, है ना, सोशल आइसोलेशन, है ना, सामाजिक कलंक के रूप में, समाज, परिवार, घर परिवार, समाज द्वारा उपेक्षा का भाव, है ना, दूसरों पर निर्भरता। सबसे बड़ी समस्या क्या है, दिव्यांग जो है वो कहीं ना कहीं उनका पूरा लाइफ जो है,
जो गंभीर प्रकृति के दिव्यांग है उनका पूरा जीवन किसी पर निर्भर हो जाता है ना। तो पर निर्भरता, पराश्रितता, दूसरों पर निर्भर, शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, दिव्यांगों के विरुद्ध होने वाली आपराधिक घटनाएं, है ना, कई दिव्यांगों के द्वारा जीवन निर्वाह हेतु भिक्षाटन, भिक्षावृत्ति में संलग्नता, है ना, है ना, क्यों भूखा पेट तो ये नहीं देखता कि कौन सा व्यवसाय अच्छा है या बुरा है। तो दिव्यांगों की प्रमुख समस्या, है ना, ये सारी समस्याएं हैं। शारीरिक और मानसिक अक्षमता के कारण इनके विरुद्ध अपराध की घटना, कई जो है मेंटली इल, जो मानसिक रूप से बीमार बच्चे हैं, उनके यौन शोषण की, कई बच्चियों के विरुद्ध बलात्कार की घटनाएं देश के विभिन्न भागों में देखी गई है। तो दिव्यांगता के एक प्रमुख समस्याएं क्या है? तो पहला, सामाजिक अलगाव या बहिष्करण। घर, परिवार, समाज द्वारा इनके प्रति उपेक्षा या सहानुभूति का भाव, दोनों ही समस्या है ना, उपेक्षा या सहानुभूति का भाव अधिक, सामाजिक कलंक, पाप या पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम के रूप में सामाजिक जीवन में इसकी व्याख्या। सोचिए कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उसमें उसका क्या दोष है ना, उसका क्या दोष है ना, परंतु सच्चाई क्या है कि समाज के द्वारा इसको कलंक के रूप में देखा जाता है ना, पाप के रूप में या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, है ना। हमारे समाज में ये सब भ्रांत धारणाएं, है ना। हाँ, ये सब भी मादक द्रव्यों का भी है प्रभाव, बिल्कुल। कई जो है वह दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट के कारण कई लोगों की रोशनी चली जाती है, बहुत सारे कारण है, मल्टीपल। सामाजिक कलंक, पाप या पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम के रूप में सामाजिक जीवन में इसकी व्याख्या। देखिए फटाफट, सार्वजनिक जीवन में सीमित भागीदारी, जीवन में सीमित भागीदारी के कारण व्यक्ति की उत्पादकता, क्षमता आदि प्रभावित। सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा का अभाव, जीवन निर्वाह हेतु भिक्षावृत्ति में संलग्नता, दूसरों पर निर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचितता आदि। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? घर, परिवार, समाज द्वारा इनके प्रति उपेक्षा या सहानुभूति का भाव, है ना। हर बात में बेचारा, क्या करेगा, किस्मत, ऐसी भावना। अरे भैया उन्हें सशक्त बनाओ ना। कई लोग जो दिव्यांग हैं उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है ना, लेकिन उनके प्रति या तो उपेक्षा का भाव, उनको नजरअंदाज करो, या उन्हें सहानुभूति के नजरिए से देखना, समझे। उन्हें सशक्त बनाने के स्थान पर क्या, ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो मेरे पर निर्भर है ना, इस प्रकार की धारा। बेचारा क्या कर सकता है, भगवान ने इसके साथ अन्याय किया है, समझ गए। उपेक्षा, उपेक्षा भी खराब है और आवश्यकता से अधिक सहानुभूति भी, है ना। इन्हें सशक्त बनाइए, इनके प्रति सहानुभूति की नजरिए की जरूरत नहीं है। सरकार ये भी कर रही है कि दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति का भाव नहीं चाहिए, बहुत हो गया। तो सामाजिक जीवन में क्या समस्या, कई समस्या हमने चर्चा कर दी। सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा, रोजगार का भाव है, आर्थिक सुरक्षा, है ना। कई एक नहीं है, कई हैं ऐसे नाजमीन, कई हैं, और इनके लिए रिजर्वेशन भी बहुत ज्यादा है, इनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा है। अरे भैया थर्ड ही पॉइंट में चल रहे हो, इतना धीरे लिखोगे तब तो सत्यानाश हो जाएगा। सामाजिक कलंक, पाप या पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम के रूप में सामाजिक जीवन में इसकी व्याख्या, है ना। बड़ा अभागा है, पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा। सहानुभूति, जो भी उपेक्षित है उनके प्रति सहानुभूति का भाव। चलिए हो गया, इतना धीरे मत लिखो बच्चों, तब तो सुबह हो जाएगी। इन सब टॉपिक में दम नहीं है, तेजी से खाली जान लो, है ना। तो दिव्यांग से आशय क्या है, इसकी परिभाषा, दिव्यांगता से संबंधित प्रमुख तथ्य भी आपने देख लिया, कारण, है ना, समस्याएं, कैटेगरी। चलते हैं इनके समाधान के लिए क्या प्रयास हुए हैं। कुछ प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, फिर भारत के स्तर पर प्रयास की चर्चा आगे करते हैं। तो पहला प्रयास,
दिव्यांगों की स्थिति में सुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। जैसे पहला प्रयास जो है वह है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। संयुक्त राष्ट्र संघ दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अभिशमय या संधि, जो भी लगे आपको ठीक, कन्वेंशन। वैसे कन्वेंशन को हिंदी ट्रांसलेशन अभिशमय करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में सब बताएंगे। अब देखो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2007 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के अधिकार के लिए, है ना, प्रयास किया गया और दुनिया के कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, ये संधि पर, जो दिव्यांगों के लिए एक सुगमता पूर्वक उनके आवागमन, एक बाधा रहित, अधिकार आधारित, यानी जो राइट बेस्ड अप्रोच लाना है कि उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए, उनके अधिकार उन्हें प्रदान करने। तो ये अप्रोच के पार्ट पर चेंजेस है ना। तो दिव्यांगों को कैसे समाज की मुख्य धारा में समावेशित किया जाए, समेकित किया जाए, एक ऐसी कैसी दुनिया, हम बाधा रहित दुनिया कैसे बना पाए, इसके लिए, है ना कहीं फिर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रयास किया गया। भारत इसका सिग्नेटरी देश है। ये 2007 में इस संधि पर प्रस्ताव पर भारत ने इसको साइन किया, भारत सरकार द्वारा, संसद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। और जो नया कानून आपका बना है, निशक्त व्यक्तियों का अधिकार कानून 2016, उसमें बहुत सारे प्रावधान जो किए गए हैं वह इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का ध्यान रखते हुए, है ना। जैसे आप पढ़ते हो ना, आईआर में आपने पढ़ा कि बहुत सारे संयुक्त राष्ट्र संघ की संधियां हैं, है ना, जिसके वजह से रामविलास, तुम इधर उधर की फालतू बात, तुम आज एक नया एक्टिव हो गए हो इस बैच में, है ना। वाईटी पर क्यों नहीं है ये बात अभी करने की जरूरत क्या है ना। कोई ना कोई तो आएगा ही, एक आधा दो को शांत करो तो दो नया उभर कर आ जाएगा। अरे भैया 2-3 क्लास मुझे कर लेने दो बस, है ना, मैं इरिटेट हो गया हूँ इतने इतने मैसेज से, है ना। हम लोग वो हंसी मजाक इधर उधर वाले शिक्षक नहीं है, इतना फालतू कमेंटबाजी हमें नहीं पसंद आता है। क्यों नहीं है, फला है, ढिमका नहीं पता मुझे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पूरी दुनिया में दिव्यांग व्यक्तियों को कैसे अधिकार प्रदान किया जाए, उसके लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह एक बड़ा अभिशमय है ना। और इसके हस्ताक्षरकर्ता भारत भी है कि दिव्यांगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, हमें कैसे बाधा रहित दुनिया बनानी है, उनकी अधिकार आधारित मांग को कैसे पूरा करना है, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे समावेशित करना है, उनका कैसे सशक्तिकरण करना है, इसको लेकर बहुत सारी कार्यनीतियां बनी। और उसी के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कानून पारित किए गए। जैसे आगे आप सुगम्य भारत अभियान, ये कहीं ना कहीं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों के मुताबिक है ना। तो जब भी आप इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। डैश देकर लिखिए, लिखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिव्यांगों के कल्याण व विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में इस अभिशमय संधि को बनाया गया, जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। विकलांगों के लिए एक बाधा रहित दुनिया, अधिकार आधारित प्रयास एवं उनके समाज की मुख्य धारा में समावेशन हेतु राज्यों के दिशा निर्देश संधि के द्वारा प्रदान किए गए हैं। यानी ये जो कन्वेंशन है ये क्या कह रहा है, जैसे आप पढ़ते हो ना, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, है ना, आज संयोग से उसका दिन भी है ना, आज 10 दिसंबर है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र दिवस है। ये क्या था, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन क्या था कि पूरी दुनिया के स्तर पर मानव अधिकार कैसे प्रदान किया जाना चाहिए, क्या है इसकी महत्ता, क्या है, इसको संबोधित किया गया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 1948 में, है ना। उसी प्रकार ये जो है, ये दिव्यांगों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि है। जो लोगों ने, जिन राष्ट्रों ने इस पर साइन किया, उन्होंने दिव्यांगों के कल्याण और विकास के लिए इसमें जो जो बातें कही गई उसके ऊपर कार्य किया।
अब देखो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई छिटपुट प्रयास और भी हुए, अब हमें उन सबसे ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन संक्षेप में जैसे आप देखिए एक विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क है 2002 से लेकर 2012 के मध्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में विवाको एक स्थान है जो कहां स्थित है, जापान में। यहीं पर एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहा था, है ना। उसी के दौरान एक फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया, किसके लिए? दिव्यांगों के लिए, कि क्या करना है दिव्यांगों के लिए, दिशा निर्देश, जिसके आधार पर एशियाई प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक रीजन में दिव्यांगों के लिए कार्य किया गया। अब देखिए ये सब पुराना है, लेकिन ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसी प्रकार साउथ कोरिया में एक इंचियन स्ट्रैटेजी की बात है, इंचियन स्ट्रैटेजी। जब भी आप नोट्स लिखे दिव्यांगों के प्रयास में बस नाम लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। इंचियन एक शहर है, जैसे हमारा शहर दिल्ली जयपुर है, उसी तरह साउथ कोरिया, इंचियन कहां है? दक्षिण कोरिया में। एशियाड गेम भी यहां हुआ है साउथ कोरिया में। तो इंचियन रणनीति के तहत दिव्यांगों के कल्याण के लिए ऐसे 10 गोल रखे गए, है ना, जो जिसके आधार पर दिव्यांगों के भलाई के लिए, है ना, कार्य किया गया। तो ये सब प्रयास छिटपुट है, लेकिन भारत सरकार को भी इसने प्रभावित किया। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में हम भी आते हैं, तो आपने यूएन डिक्लेरेशन ये लिख लिया आपने, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। थोड़ा सा विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क के बारे में बस 2-3 लाइन आप लिख लें, कोट कर सकते हैं आप जब भी दिव्यांगों से संबंधित। विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क लिखिए, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में विकलांगों की स्थिति में सुधार हेतु, विकलांगों की स्थिति में सुधार हेतु विविध प्रयास इसके अंतर्गत शामिल किए गए, विविध प्रयास इसके अंतर्गत शामिल किए गए, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों के बाधा रहित आवागमन, उनके समावेशन आदि पर बल देना था, उनके समावेशन आदि पर बल देना था। इंचियन रणनीति, अब देखो ये सब है पुराना, लेकिन ये सब लैंडमार्क रहा है कहीं ना कहीं दिव्यांगों के कल्याण के लिए। इंचियन रणनीति देखिए, विकलांगों के लिए हर जगह ऑलमोस्ट सेम बातें होती है। बाधा रहित समाज बनाने, बाधा रहित समाज बनाने एवं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एशियाई प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए यह 1 दशक लंबी कार्य योजना थी, 1 दशक लंबी कार्य योजना थी, ब्रैकेट में 2013 से 2022, 1 दशक लंबी कार्य योजना थी, जिसमें विकलांगों के कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु, जिसमें विकलांगों के कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए, 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब ये तो खत्म, ये तो पुराना हो गया, है ना। यानी 2013 से लेकर 2022 तक में एशिया पैसिफिक और पूरी दुनिया के लिए प्लस एंटायर वर्ल्ड के लिए दिव्यांगों का कैसे उनका समावेशन करना है, बाधा रहित दुनिया कैसे बनानी है, उसके लिए 10 लक्ष्य रखे गए। चलते हैं अभी सतत विकास लक्ष्य में क्या कहा गया है। वैसे तो जितने भी लक्ष्य आम व्यक्ति के लिए उसमें दिव्यांग भी आ जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम कहें तो एसडीजी गोल नंबर 1, 2 और 10 को आप यहां पर शामिल कर सकते हैं, है ना। एंड ऑफ पॉवर्टी, है ना, जीरो हंगर, जैसे आप एसडीजी गोल नंबर 1, गोल नंबर 2 और गोल नंबर 10 एंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन, जीरो हंगर, भूख मरी की समाप्ति, और गोल नंबर 10 रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, असमानताओं को कम करना। जैसे हमारे अधिकतर दिव्यांग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे कहीं ना कहीं गरीब हैं, भुखमरी की बड़ी समस्या है। गोल नंबर 10 वैसे तो शिक्षा स्वास्थ्य इनके लिए भी जरूरी है, लेकिन स्पेसिफिक ये टारगेट सबसे ज्यादा गोल नंबर 10 है ना। इसमें स्पेसिफिकली असमानताओं को कम करने में सामाजिक आर्थिक विषमता की बात की गई है, दिव्यांगता की बात की गई है ना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जो सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 के लिए बनाए गए हैं, उसमें विशिष्ट रूप से स्पेसिफिकली गोल नंबर 10 में असमानताओं को कम करने के क्रम में दिव्यांगों की के विरुद्ध होने वाली समस्याएं, होने वाली जो भी उनकी समस्याओं को संबोधित करने की बात की गई, उनके विरुद्ध भेदभाव को कम करने की बात कही गई। तो आप चाहें तो गोल नंबर 1, 2 और 10 को कोट कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों को कोट करना चाहते हैं तो गोल नंबर 10 आप लिख सकते हैं। लिखिए फटाफट,
कभी सुधरोगे थोड़ी, कभी थोड़ी सुधर सकते हो, जो हो वही रहोगे, है ना। बस 2-3 दिन और झेलना है, और क्या कर सकते हैं। लिखिए, सतत विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए, सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या 10 के अंतर्गत, लिखो तो, वही रोहित लिखवा रहा है, लिखो तो। 10 गोल क्यों लिखना है, वो 10 गोल अब उतना 2022 में खत्म हो गया, उसकी भी सूची है मेरे पास, लेकिन अननेसेसरी लिख के क्या करोगे। देखिए, सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य संख्या 10 के अंतर्गत असमानताओं को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। असमानताओं को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांगों के प्रति भेदभाव, असमानता को भी चिन्हित किया गया है। रिजल्ट जब खराब होता है तो कोसने के लिए हम शिक्षक कोचिंग है ही, है ना। सबसे ज्यादा दोषारोपण हम ही पर होता है ना। जो व्यक्ति अपनी गलती, अपनी कमी को कभी देखा है कि उसने क्या पढ़ा था या नहीं, लेकिन दोषारोपण के लिए तो हिंदी माध्यम है ही, उससे ज्यादा शिक्षक ही बेकार थे, उससे ज्यादा, है ना। तो हम तो है, हम तो भुक्तभोगी हो गए, 15 साल से यही देखते आ रहे हैं। सही में मैं व्यक्तिगत रूप से पूछूं तो ऑफलाइन मोस्ट, अगर कहें तो बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल था। ऑनलाइन से के आने से समस्याएं बढ़ी है, कुछ अच्छे बच्चे ऑनलाइन से फायदा भी लिया है, लेकिन सच्चाई है। चलिए, भारत सरकार के प्रयास देखते हैं। अब इसमें मोटे तौर पर बस मैं जो कानून है उस पर ज्यादा चर्चा करूंगा। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगों के किए गए प्रयास, संवैधानिक प्रयास के अंतर्गत आर्टिकल 41 में दिव्यांगता को की चर्चा की गई है। कानूनी प्रयास, कानूनी प्रयास से ही दो सवाल बना है। अभी सबसे ज्यादा निशक्त, है ना, व्यक्तियों का अधिकार कानून जो है ना, तो कौन कौन, तो पहला विकलांग व्यक्ति कल्याण अधिनियम, उन्नीस सौ 95। छोड़ दो हर्ष भाई, छोड़ दो, शांत शांत शांत। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद, बता दो जूनी को कुछ, क्या बोला था। 1992, 1992। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1995। नेशनल ट्रस्ट एक्ट। भारतीय कुछ कानून पूछ सकता है, यहीं से दो सवाल पूछा है, उसमें जो सबसे लेटेस्ट कानून है उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। फटाफट लिखो। अगला जो कानून है वह है निशक्त व्यक्तियों का अधिकार कानून। राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज एक्ट, 2016। देखिए, जो कानून पूछा है, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारी और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज एक बार, दूसरी बार क्या निशक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 समाज में अभिष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है ना। चर्चा कीजिए। तो ये 2 बार पूछ चुका है ना, इसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे अभी जस्ट आपको क्यों पढ़ा रहा था यूएन कन्वेंशन, है ना, क्यों पढ़ा रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विकलांगों के अधिकारों की अभिरक्षा के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश, है ना, दिए गए, है ना, जिससे कि विकलांगों के अधिकार उनको देने से उनके विकास सुनिश्चित हो पाएंगे, है ना। तो विकलांगों को कैसे अधिक समावेशित किया जाए इस मुख्य धारा में, इसके लिए कुछ बिना विधिक प्रयास के कुछ नहीं हो सकता है ना। जैसे विकलांगता को लेकर अप्रोच जब हम पढ़ेंगे तो अलग अलग अप्रोच है, उनमें से एक अप्रोच क्या है, अधिकार आधारित,
कि अगर उनको के प्रति सहानुभूति का भाव न रखकर उनके अधिकार उन्हें अगर प्रदान किए कर दिए जाए तो दिव्यांगों का विकास हो जाएगा। तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्णित बहुत सारे प्रावधानों को मजबूती प्रदान करने के लिए पारित किया यह कानून। अब देखो इसमें क्या क्या अच्छी बातें कही गई। सबसे पहला क्या है कि जो विकलांगता की श्रेणी, अभी आपने जस्ट देखा 1995 का एक्ट, उसमें 7 श्रेणियां थी। अब इसके अंतर्गत विकलांगता की कैटेगरी को बढ़ाकर क्या कर दिया गया 21, जिसमें कुछ नए प्रकार के बीमारियों को रखा गया। जैसे हमने बताया आपको एसिड अटैक विक्टिम, हीमोफीलिया, ड्वार्फिज्म, पार्किंसन डिजीज, जो हमारे देश में अब हाल के फिलहाल में बढ़े हैं। तो जो दिव्यांगता की कैटेगरी थी उसको पहले 7 तक थी, उसको बढ़ाकर 21 करा दिया, यानी कैचमेंट एरिया क्या है बढ़ गया। यानी अधिक से अधिक, जैसे मान लीजिए कोई पार्किंसन डिजीज से बीमार व्यक्ति है, पहले उसको माना जाता था कि अधिक उम्र के कारण ऐसा होता है ना, कि लोग व्यक्ति भूल जाते हैं, है ना। लेकिन इस बीमारी को मानसिक विकलांगता में शामिल किया गया। कुछ प्रमुख बीमारियां ही पहले विकलांगता की कैटेगरी में प्रमुख स्वरूप को ही रखा गया था। इसमें पहली बार क्या किया गया, इसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो केंद्र सरकार की सेवाएं हैं, इनका जनसंख्या में अनुपात 2021 में अगर 11 में देखें तो 2.21% था। तो इनके लिए पहले 3% आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी 1995 के एक्ट से, उसको यहां पर बढ़ाकर 4% कर दिया गया। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4% था पहले, उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया। यानी विकलांगों के लिए अगर आप देखें तो जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, लिखवा दूंगा पहले समझ लो, इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा है। केंद्र सरकार की नौकरी सेवाओं में आरक्षण पहले 3% था, किस एक्ट के जरिए 1995, उसको 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 4%। और हायर एजुकेशन में, है ना, हायर एजुकेशन में इसको 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया, है ना। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उसमें कहा गया कि जो भी दिव्यांग बच्चा है जो 6 से लेकर 18 साल तक का है अगर, तो उसकी पूरी शिक्षा की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य का दायित्व होगा, है ना। यानी जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उसमें 6 से लेकर 18 वर्ष तक का, उसकी संपूर्ण शिक्षा का भार किसके जिम्मे, राज्य के जिम्मे। पहले विकलांगता को लेकर पहले के एक्ट में भी कुछ प्रावधान थे जिसको इसमें कैरी फॉरवर्ड किया गया। जैसे किसी भी विकलांग व्यक्ति का अपमान किया जाना, उसके प्रति किसी भी प्रकार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, उसकी के विरुद्ध हंसी मजाक या उसके विरुद्ध कोई भी प्रताड़ना के केस में गिरफ्तारी की बात की गई। तो जो नया कानून है वो कई दृष्टि से पहले के कानून से थोड़ा उसका स्वरूप कड़ा है ना। तो नोट करते हैं, पहले इसकी भूमिका 1-2 लाइन लिखिए, है ना, लिखिए फटाफट। देखिए, भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांगों के अधिकारों की रक्षा एवं समावेशन संबंधित पहलों के अनुरूप, विकलांगों के अधिकारों की रक्षा एवं समावेशन संबंधित पहलों के अनुरूप निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार कानून 2016 पारित किया गया। निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार कानून 2016 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए। पहला, विकलांगता की श्रेणी या दायरा, विकलांगता की श्रेणी या दायरा को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, जिसमें बौनापन, एसिड हमले से प्रताड़ित, हीमोफीलिया, पार्किंसन रोग आदि को भी शामिल किया गया। बौनापन, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसन रोग, हीमोफीलिया आदि को भी शामिल किया गया। यानी विकलांगता का दायरा क्या है, बढ़ गया। यही कारण है कि नई जनगणना में आप क्या कह रहे हैं कि 3 करोड़ से अधिक होने वाले हैं, है ना हमारे। क्यों? क्योंकि 2016 की जो जनगणना हुई है, सॉरी कानून जो बना है, वो तो 2011 की जनगणना के बाद का है। तो जैसे अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कल रात में, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार जो है दिव्यांगता का चूंकि कैटेगरी बढ़ी है ना, तो इस बार ऐसी संभावना प्रबल है कि 3.25 से 3.5 करोड़ के बीच में हमारे देश में दिव्यांग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले 7 आधार पर आपने कैटेगराइज किया था, अब क्या है, अब जो है 21 आधार है, कैटेगरी है। यानी विकलांगता का दायरा क्या कर दिया गया, परिभाषित दायरा को बढ़ा दिया गया, कैटेगराइज। दूसरा लिखिए, दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए नौकरियों सेवाओं में, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले नौकरियों सेवाओं में 4% आरक्षण की व्यवस्था नए कानून के अंतर्गत की गई है। 4% की व्यवस्था नए कानून के अंतर्गत की गई है। यहीं पर एक लाइन लिख लीजिए, उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह 3%, उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह 3% था। अगला लिखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों में प्रवेश के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। 5% आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति
के सार्वजनिक स्थल पर मजाक, अपमान, प्रताड़ना, डराना, धमकाना, प्रताड़ना, डराना, धमकाना आदि की स्थिति में दंड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसका उद्देश्य प्रताड़ना, डराना, धमकाना आदि की स्थिति में दंड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति भेदभाव, उत्पीड़न, अन्याय आदि को कम करना है। देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक जिले के स्तर पर विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक जिले के स्तर पर विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। देखिए, 6 से 18 वर्ष के उम्र के 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांगों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करना। 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांगों के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट, दिव्यांगों के आवागमन को सुगम्य बनाने हेतु, दिव्यांगों के आवागमन को सुगम्य, आसान बनाने हेतु सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, स्थानों, सार्वजनिक परिवहनों, सार्वजनिक परिवहनों आदि को सुगम्य बनाने की बात कही गई है। आदि को सुगम्य बनाने की बात कही गई है। राधिका, लाल बत्ती, एम्बेसडर गाड़ी याद करो, स्पेलिंग खत्म हो जाएगा, है ना। तो निशक्त व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के द्वारा जो कानून है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने इसमें यूएन कन्वेंशन देख लिया, विवाको, इंचियन और एसडीजी, संवैधानिक और विधिक। संस्थागत कार्यक्रम आधारित प्रयास, बस एक दो संस्थागत प्रयास में जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, है ना, राष्ट्रीय न्यास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब दिव्यांगों के लिए कार्य करता है ना। तो संस्थागत प्रयास में आप वो सब दिखा सकते हैं, है ना। तो संस्थागत प्रयास में एक दो पॉइंट नोट कर लें। जैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके अधीन विभाग ही बना दिया गया है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है। ये मंत्रालय है, मंत्रालय के अधीन क्या है, ये विभाग है ना। समझे क्या लिखा मैंने। जैसे शिक्षा का मंत्रालय आपने पढ़ा था ना, स्कूल एवं साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। उसी तरह संस्थागत प्रयास में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के अधीन दिव्यांगों से संबंधित सारी, उसमें विभाग है, डिपार्टमेंट ही क्या है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ताकि दिव्यांगों के बेहतरी के लिए सरकार क्या करे, कार्यक्रम बनाए। राष्ट्रीय न्यास परिषद, नेशनल ट्रस्ट काउंसिल, कई दिव्यांगों से संबंधित भारत में बहुत सारे स्वास्थ्य वो संस्थान है ना, जैसे कृत्रिम अंग वगैरह के लिए, नेत्र रोग से पीड़ित, तो वो सब अलग अलग है ना। तो राष्ट्रीय न्यास परिषद आप देख, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब आप दिखा सकते हैं। कार्यक्रम आधारित प्रयास में आप खुद से करेंगे। बस एक कार्यक्रम की चर्चा मैं कर देता हूं जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, दिव्यांगों के लिए अब तक नहीं पूछा है, मे बी, है ना, सुगम्य भारत अभियान को पूछ सकता है। लिख रहा हूं बच्चा, फास्ट बोल रहा हूं, लिख भी रहा हूं आपके आसानी के लिए। हाँ, कार्यक्रम आधारित प्रयास में सबसे बड़ा कार्यक्रम एक सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, वीवीआई लिख लो, पूछना ही पूछना है। जैसे आयुष्मान भारत वगैरह है, उसी तरह सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य क्या कह सकते हैं आप, तो दिव्यांगों के लिए बाधा रहित आवागमन सुविधा, सार्वजनिक जीवन, उनकी भागीदारी एवं समावेशन, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण। 120 किलोमीटर, कुछ कम कर लो, ज्यादा हो गया, बड़ा जल्दी आ गए प्रतिमा, इतना जल्दी क्यों आ रहे हो।
देखो, एक एक बच्चे का लगभग मुझे ऑलमोस्ट याद रहता है कौन आता है कौन नहीं, जो फालतू कमेंट नहीं करते उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, तो ये सुगम्य भारत अभियान भारत सरकार के वही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित, मिनिस्ट्रीज का क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। बेसिकली कार्यक्रम का थीम समझ लो, क्या लिखा है, सुगम्य, आसानी से आवागमन हो। तो आसानी से आवागमन कैसे होगा? जो सार्वजनिक भवन है उसमें तो लिफ्ट ही नहीं है, रैंप ही नहीं है। जो सार्वजनिक परिवहन है उसमें विकलांग फ्रेंडली, उसमें चढ़ने की व्यवस्था ही नहीं थी। जो हमारे यातायात या संचार के जो साधन हैं, वो जो अक्षम लोग हैं उनके लिए उनमें फैसिलिटी ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई वेबसाइट बनाई है, तो वो क्या होनी चाहिए, विकलांग फ्रेंडली होनी चाहिए। कई लोग हैं जो ब्रेल लिपि की मदद से आंख से नहीं देखने के कारण भी पढ़ लेते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल वगैरह कई लोग हैं जो देखते हैं परंतु कान से नहीं सुनते, कई लोग हैं जो कान से नहीं सुनते देखते हैं। तो सुगम्य भारत, उनके आवागमन, जब उनका आवागमन होगा तो उनका समावेशन होगा, है ना। तो सुगम्य भारत का 3 इसका पिलर है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये बड़ा कार्यक्रम है, ध्यान रखना, दिव्यांगजन का। इसका 3 कंपोनेंट है, 3 स्तंभ है। पहला क्या करना है भैया, निर्माण परिवेश। जो हमारा सार्वजनिक भवन है, कार्यालय है, स्थल है, इन सब में विकलांग फ्रेंडली आपको निर्माण परिवेश बनाना है। समझ गए होंगे सभी लोग। जैसे आप देखोगे सरकार अब जितने कॉलेजेस बना रही है, जितनी यूनिवर्सिटी, जितनी सरकारी महत्व के जो भी संस्थान कार्यालय बन रहे हैं, उन सब में रैंप दिया जा रहा है, उन सब में लिफ्ट की फैसिलिटी दी जा रही है, उन सब में स्टेयर्स ऐसे दिए जा रहे हैं ताकि व्हीलचेयर यानी कहीं ना कहीं उनकी पहुंच हो जाए। तो सुगम्य भारत का जो पहला पिलर है वो क्या है, निर्माण परिवेश। हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेटर करना है। सार्वजनिक परिवहन, अगर आपने इधर ट्रेन से ट्रेवल किया होगा, वंदे भारत या अन्य, उसमें आपने टॉयलेट में देखा होगा कि एक अलग तरह का वहां पर कमोड या प्रसाधन की व्यवस्था की गई है ना। आकाश बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से आभार। गुड नाइट बेटा, आराम करो। थैंक यू वेरी मच आकाश पटेल। जाइए। सार्वजनिक परिवहन, चाहे रेल हो, है ना, जैसे लो फ्लोर बसेस चल रही हैं, आपने देखा होगा, है ना। यानी जो बसें हैं उनमें लो फ्लोर, ताकि रैंप की फैसिलिटी टाइप से बनी हुई है ना, व्हीलचेयर से आवागमन हो सके, है ना। जो प्रसाधन की व्यवस्था, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बस स्टैंड हो, हर जगह क्या हो, वो फ्रेंडली होना चाहिए जो भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। तो सार्वजनिक परिवहन में जैसे लो फ्लोर बसेस चल रही हैं, है ना, जैसे टॉयलेट प्रसाधन में उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार जो तीसरा पिलर है वह है संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जैसे अब जो डिसेबल फ्रेंडली आप वेबसाइट बनाइए, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह को बेटर कीजिए। सरकार के जो भी मंत्रालयों की साइट है, जो भी प्रकाशित हो रहा है, उन सब में ये भी देख पाए। तो सुगम्य भारत अभियान से आपको पूछ सकता है कि ये कार्यक्रम क्या है, किस लिए है। और दिव्यांग में अभी कुछ ज्यादा नया नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में यही रहा है ना। तो सुगम्य भारत अभियान को तैयार आप कर लेना। यहां से में भी सवाल अप्रोच के पार्ट पर कई बार मैंने कहा, इनके प्रति सहानुभूति वाला अप्रोच नहीं रखकर इनको क्षमतावान बनाना है ना। तो अगर हम कहें कि सरकार का अप्रोच एक जो है वह एक अप्रोच है चिकित्सीय, एक अप्रोच है मानवाधिकार, और एक अप्रोच है क्षमता निर्माण व सशक्तिकरण। इसको आप सामाजिक मॉडल, आर्थिक मॉडल, अलग अलग नामों से आप जान सकते हैं। चिकित्सीय मॉडल जो है वो क्या कहता है, अप्रोच, कि जो इनकी बीमारी है इनके लिए व्यवस्था कर दें, अगर अंग खराब है या कुछ है तो उसके लिए आप कृत्रिम अंग वगैरह की व्यवस्था कर दी जाए। मानवाधिकार कहता है कि इनको मनुष्य होने के नाते जो यथोचित अधिकार होने चाहिए वो प्रदान किया जाए। जो लेटेस्ट है वो क्या है, कैपेसिटी बिल्डअप करना है, इनको भी समर्थवान बनाना है, क्षमतावान बनाना है, तभी ये सशक्त हो पाएंगे। तो वर्तमान में भारत सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। तो यहां तक आज रखो, कल हम लोग ट्रांसजेंडर पढ़ेंगे, बस 2-3 में पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, और आपके नोट्स में है, जहां से सवाल बन सकते हैं। तो कल ट्रांसजेंडर पढ़कर आना। जिनको कोई सवाल अगर बच गया हो पूछना तो पूछ ले, अन्यथा शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। कोई जेन्युइन सवाल हो तो पूछो।